मेरा नाम तृप्ति है। आज मैं आपको अपने कॉलेज में होने वाले एक ऐसे हादसे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे और आप भी अपनी बहन बेटियों को स्कूल या कॉलेज भेजते समय 100 बार सोचा करेंगे, क्योंकि जहाँ आप अपनी बहन बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए भेजते हैं वहाँ भी आपकी बेटियाँ सेफ नहीं है। ये कहानी है मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली फर्स्ट ईयर की एक लड़की की, जिसके साथ इतनी ज्यादती की गई थी कि उसकी पूरी कहानी सुनकर आप लोगों का दिल दहलकर रह जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और अगर आप अपनी कहानी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपनी स्टोरी हमें मेल करें और मेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस लड़की का नाम दिव्यंका था। दिव्यंका हमारे कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट थी। हमारा कॉलेज भी कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं था, बहुत बड़ा और शहर का जाना माना कॉलेज था और एक बहुत बड़े अमीर इंसान का कॉलेज था। इस कॉलेज में कई हजार की तादाद में बच्चे पढ़ते थे जो अपना भविष्य सुधारने के लिए यहाँ आए थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इस कॉलेज में शिक्षा के साथ साथ लड़कियों की इज्जत की धज्जियां भी उड़ाई जा रही थी। दिव्यंका पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि हमेशा से ही अपनी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आती थी। क्लास के लगभग सभी बच्चों से उसकी फ्रेंडशिप थी। उसकी क्लास में एक ऐसी लड़की थी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ क्लास की मॉनिटर भी थी। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी। उसका नाम सोनाक्षी था। ये कॉलेज बहुत बड़ी जगह में बना हुआ था और इस कॉलेज का निर्माण लगभग 50 साल पहले हुआ था। उस शहर में रहने वाले लोगों का सपना हुआ करता था कि वो अपनी पढ़ाई उसी कॉलेज से कंप्लीट करे। हालांकि उस कॉलेज में ज्यादातर अमीर परिवार के बच्चे ही पढ़ते थे, लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोग भी थे जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए और उनको कामयाब और काबिल बनाने के लिए उस कॉलेज में ज्यादा मेहनत करने के बाद भेज रहे थे। दिव्यंका अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी थी। उसका सबसे बड़ा एक भाई था, फिर 2 बहनें थी और चौथे नंबर पर दिव्यंका थी। दिव्यंका के बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, जबकि दिव्यंका उसकी उम्र लगभग 19 साल थी। वो जब से इस कॉलेज में आई थी सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। उसे किसी से भी बात करके ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई उससे मनमुटाव कर रहा है। हमेशा वो खुश रहती थी। सोनाक्षी और दिव्यंका का एक दूसरे का साथ कॉलेज में ही नहीं बल्कि घर जाने के बाद भी होता था। वो दोनों एक दूसरे को अपने घर फैमिली फंक्शंस में भी इनवाइट करती थी, जबकि हर हफ्ते एक दूसरे के साथ घर से बाहर टाइम स्पेंड करने के लिए भी जाती थी और एक दूसरे से कॉल पर भी खूब बातें किया करती थी। पढ़ाई के डिस्कशन भी ये लोग आपस में काफी देर तक किया करते थे और ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बखूबी जानती थी। फिलहाल वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। दोनों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। दिव्यंका देखने में बहुत खूबसूरत थी। एक दिन कॉलेज में एक नए मेल प्रोफेसर आए थे। वो एज में काफी बड़े थे। एक दिन वो क्लास में पढ़ा रहे थे। जब पढ़ाते समय उन्होंने सभी स्टूडेंट से पढ़ाई से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन का जवाब काफी सारे स्टूडेंट्स ने दिया था, जिनमें एक दिव्यंका भी शामिल थी। इतने सारे लड़के लड़कियों में प्रोफेसर को सिर्फ दिव्यंका का जवाब ही परफेक्ट लगा था, इसलिए उन्होंने पूरी क्लास के सामने उसकी बहुत प्रशंसा की थी और सब लोगों के सामने उसकी खूब तारीफ की गई, बल्कि सारे ही स्टूडेंट से उसके लिए क्लैपिंग भी करवाई गई थी। उन्होंने कहा था कि यही हमारे क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट है। ये सब देखकर दिव्यंका को बहुत अच्छा लगा था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि प्रोफेसर द्वारा की गई उसकी प्रशंसा या उसकी तारीफ उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसको अपनी तरफ फंसाने के लिए थी। बस उसी दिन से दिव्यंका की जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। वो ये नहीं जानती थी कि अब उसकी जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट छिनने वाली है। उस दिन तो बहुत खुश होने की वजह से वो अपने घर वापस आ गई थी और उसने खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ भी ये बात शेयर की थी कि वो जवान लड़की थी, बेहद खूबसूरत थी और फिर इतनी इंटेलिजेंट भी थी, इसीलिए उसे ऐसा लगता था जैसे वो हर काम में परफेक्ट थी। अब हर दिन इसी तरह से पूरी क्लास में प्रोफेसर दिव्यंका की तारीफ करते रहते थे। कई बार तो ऐसा हुआ था कि उन्होंने दिव्यंका को अकेले में भी बात करने के लिए बुलाया था। वो ये बात कभी समझ न सकी थी कि आखिर प्रोफेसर उस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। कॉलेज से दूर रहने वाली सारी ही लड़कियां ज्यादातर वैन से जाती थी और पूरे कॉलेज में लगभग 60% मेल टीचर्स थे, जबकि 40% फीमेल टीचर्स थी। हाल फिलहाल में कई बार नए प्रोफेसर
दिव्यांका को अकेली क्लासरूम में किसी न किसी बहाने बात करने के लिए बुलाते रहते थे। ये बात एक दिन बातों ही बातों में दिव्यांका ने जब सोनाक्षी से कही तो सोनाक्षी ने उस प्रोफेसर से अकेले में ना मिलने की एडवाइस दी, मगर वो कहने लगी कि मुझे सर पढ़ाई से रिलेटेड बातें ही समझाने के लिए बुलाते हैं। सर तो बहुत अच्छे हैं, मुझे सर पर पूरा विश्वास है, मैं सर के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोच सकती। सोनाक्षी ने दिव्यांका को समझाया था कि मैं मानती हूँ कि शुक्ला सर अच्छे हैं, मगर सोचो ज़रा कि वो तुम्हें अकेले में ही क्यों बुलाते हैं। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। तुम सर को बोल देना, उन्हें जब भी तुमसे बात करनी हो वो क्लासरूम में ही तुमसे बात किया करें। दिव्यांका उसकी बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। एक हफ्ते के बाद जब दिव्यांका को प्रोफेसर ने क्लास के किसी पर्सनल काम के लिए अकेले में बात करने के लिए बुलाया तो दिव्यांका ने उन्हें साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि सर, आपको जो भी बात करनी है यह मुझसे सबके सामने करें, मैं आपसे अकेले में मीटिंग नहीं कर सकती। शायद प्रोफेसर शुक्ला के ईगो पर उस समय ठेस पहुंची थी, इसीलिए उन्हें दिव्यांका की बात पर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने उस समय दिव्यांका के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया था, उससे कुछ भी नहीं कहा था। प्रोफेसर शुक्ला के कॉलेज में काफ़ी सारे दोस्त भी थे, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। उन लोगों के साथ प्रोफेसर शुक्ला की अच्छी फ्रेंडशिप थी। वो फ्री टाइम में ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते रहते थे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। प्रोफेसर शुक्ला ने दिव्यांका पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। अब वो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में लगे रहते थे। प्रोफेसर शुक्ला को पता चला कि दिव्यांका भी वैन से अपने घर जाती है। सारी लड़कियां एक साथ वैन में बैठती हैं और दिव्यांका भी उनके साथ साथ ही वैन में बैठ जाती है। प्रोफेसर शुक्ला ने दिव्यांका की वैन के ड्राइवर और कॉलेज के अपने मेल प्रोफेसर दोस्त और गार्ड के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था। आखिरकार वो मर्द थे और आसानी से प्रोफेसर शुक्ला की बातों में आ सकते थे। अगर उन लोगों को किसी खूबसूरत लड़की की इज्जत के साथ खेलने का मौका मिलता तो वो ये मौका कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने प्लान बनाया कि वो किसी दिन दिव्यांका की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये सब उन्होंने बड़ी ही प्लानिंग के तहत किया था। इसलिए अपने प्लान पर कामयाब होने के लिए न जाने वो कितने समय से काम कर रहे थे और अब फाइनली वो दिन भी आ गया था जब वो लोग दिव्यांका को अपने जाल में फंसाने वाले थे। बेसमेंट में क्लासेस चालू होते समय ज्यादातर कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां पर कॉलेज का फालतू फर्नीचर रखा हुआ था और कुछ आलतू फालतू सामान भी मौजूद था। उस दिन प्रोफेसर अपने क्लास में पढ़ाने के बाद बेसमेंट में जाकर बैठ गए थे। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और वैन ड्राइवर को कॉल करके बुला लिया था, जबकि प्रोफेसर के तीनों दोस्त भी अपनी अपनी क्लास निपटाने के बाद जल्दी से बेसमेंट में आकर बैठ गए थे। ये सब जो वो करने जा रहे थे वो बहुत गलत था। उनके प्लान के बारे में किसी को पता न चल जाए, इसीलिए वो लोग बड़ी ही खामोशी से अपने प्लान को अंजाम दे रहे थे और आज दिव्यांका के साथ बहुत गलत करने वाले थे। उस समय हम सब लोग अपनी अपनी क्लासेस में बैठे दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट आता है और वो दिव्यांका से कहता है कि दिव्यांका को प्रोफेसर शुक्ला ने किसी काम के लिए बुलाया है, उसे क्लास के बाहर जाने की परमिशन दे दी जाती है। इस तरह दिव्यांका अपने क्लास से निकलकर जैसे ही बाहर आती है, प्रोफेसर शुक्ला उसे बातों ही बातों में अपने साथ लेकर बेसमेंट में चले जाते हैं और उसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में समझाने लगते हैं। दिव्यांका को ये समझ नहीं आई कि प्रोफेसर शुक्ला का बेसमेंट में प्रोजेक्ट समझाने का क्या मतलब था। वो बेचारी भोली भाली बिना कुछ सोचे समझे ही उनकी बातों में आ गई। प्रोफेसर शुक्ला ने अब उसे जाने के लिए कहा था। इतने में बेसमेंट से निकलकर दिव्यांका जाने ही वाली थी जब अचानक बाहर से किसी ने बेसमेंट का दरवाज़ा लॉक कर दिया। दिव्यांका जोर जोर से दरवाज़ा बजा रही थी। तभी प्रोफेसर शुक्ला ने उससे पूछा कि क्या हुआ दिव्यांका, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है। दिव्यांका ने कहा कि सर देखिए ना, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। सर ने भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुला। वो परेशान होने की एक्टिंग करने लगे। दिव्यांका के चेहरे पर पसीना आने लगा था क्योंकि वो उस समय बहुत परेशान हो रही थी। दरवाज़ा ना खुलने की वजह से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन घबराहट भरे हो रहे थे। प्रोफेसर शुक्ला ने उसे तसल्ली दी कि परेशान नहीं हो, वो अभी बाहर गार्ड को कॉल करके दरवाज़ा खुलवाते हैं। उन्होंने गार्ड को कॉल किया और उससे कहा कि काम हो गया है। दिव्यांका ने ये बात नहीं सुनी क्योंकि वो तो इस समय बहुत घबराई हुई थी। तभी बेसमेंट में छुपे हुए बाकी प्रोफेसर्स भी बाहर निकल आए और ऐसे अनजान बनने की एक्टिंग करने लगे कि जैसे वो कुछ जानते ही नहीं है। कहने लगे कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। इसी तरह से बात शुरू हो गई, मगर दिव्यांका अभी भी घबरा रही थी।
दिव्यंका कहने लगी कि सर प्लीज दरवाजा खुलवा दीजिए, इस समय मेरी क्लास कंटिन्यू है, मुझे जाना होगा। एक प्रोफेसर ने कहा कि बेटा अभी तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, अभी थोड़ी देर में चली जाना, हमारे होते हुए तुमसे कोई कुछ नहीं कह सकता। ये कहते हुए वो धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ रखने लगे। जब दिव्यंका ने उनका हाथ झटक दिया और कहने लगी कि आप ये क्या कर रहे हैं सर, उसके बाद वो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अरे तुम घबरा क्यों रही हो, दरवाजा अभी खुल जाएगा। फिर वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। दिव्यंका धीरे धीरे पीछे होते हुए दरवाजे से लग गई। वो जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उसकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि बाहर गार्ड जो मौजूद था वो उन लोगों के साथ मिला हुआ था। उसने जानबूझकर दरवाजा बंद किया था और वो अब इन लोगों की मर्जी के बिना दरवाजा नहीं खोलने वाला था। ये लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए थे। दिव्यंका को इन्होंने पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया था। वो हंस रहे थे और दिव्यंका से कह रहे थे कि अरे तुम्हें बाहर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, काफी दिनों से तुम्हारे साथ अकेले में वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और आज मौका मिला है तो अपना पूरा फायदा उठाने दो ना। इन लोगों की बातें सुनकर दिव्यंका को यकीन नहीं हुआ था कि अब ये लोग इसका फायदा उठाने वाले हैं। धीरे धीरे एक एक करके चारों ने उसको टच करने की कोशिश की और अब वो सबको धमकी दे रही थी कि प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, वरना वो सबको उनकी हकीकत के बारे में बता देगी। वो कह रही थी कि प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, आखिर मैंने क्या किया है, आप लोगों को मुझे यहाँ से निकालना चाहिए, बल्कि आप लोग यहाँ पर मेरे बंद होने का फायदा उठा रहे हैं। तभी प्रोफेसर शुक्ला जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि हमने ही तो ये दरवाजा बंद करवाया है, ये हमारी मर्जी के बिना नहीं खुलेगा। तुम जानबूझकर यहाँ नहीं आई हो, बल्कि हमने पूरी प्लानिंग के बाद तुम्हें यहाँ पर बुलाया। ये सब सुनकर तो जैसे दिव्यंका के होश उड़ गए थे। वो कुछ सोचने समझने के काबिल न रही थी। वो बेचारी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मगर एक एक करके अब ये दरिंदे उसके पास आ रहे थे। एक एक करके उन्होंने अपनी हवस को पूरा किया और फिर उसके बाद दिव्यंका की हालत इतनी बुरी कर दी कि वो बेचारी बोलने के काबिल भी न रही थी। मगर इस दरिंदगी के दौरान उसकी बहुत जोर जोर से चीखें निकल रही थी। वो रो रही थी। उसकी इतनी जोरदार चीखें थी कि हमारी क्लास बेसमेंट से जस्ट ऊपर ही थी, तभी हमें उसकी चीखों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हमारे क्लास में उस समय टीचर पढ़ा रही थी, इसीलिए बहुत शांति थी। कुछ लड़कियों को दिव्यंका की आवाज़ आई तो उन्होंने इस बारे में एक दूसरे से डिस्कशन किया कि उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है, मगर कुछ लड़कियों ने कहा कि हमें तो आवाज़ नहीं आ रही। कुछ लड़के भी यही कहने लगे कि उन्हें भी आवाज़ आ रही है, मगर कुछ ने कहा कि हमें आवाज़ नहीं आ रही। इसी तरह काफ़ी देर तक हम लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते रहे थे, जब अचानक सोनाक्षी का ध्यान गया कि क्लास में इस समय दिव्यंका मौजूद नहीं है। उसे प्रोफेसर शुक्ला ने बुलाया था। वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, अभी तक वो यहाँ क्यों नहीं आई? यही बात उसने अपने टीचर को बताई, क्योंकि उस समय क्लास में फीमेल टीचर मौजूद थी। पहले तो हमारी टीचर को भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जब धीरे धीरे चीखें तेज होने लगी तो उनको भी आवाज़ आने लगी थी। और फिर देखा जाने लगा कि आखिर ये चीखें कहाँ से आ रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम सब लोग वहीं पर जमकर बैठ गए थे और दिमाग लड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर चीखों की आवाज़ आ कहाँ से रही है। टीचर ने हमें पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा था। उधर दिव्यंका के साथ पहले तो बारी बारी चारों प्रोफेसर ने अपना काम कर लिया और उसके बाद वो चारों वहां से निकलकर प्रिंसिपल के केबिन में जाकर बैठ गए और उन्होंने वैन ड्राइवर और गार्ड को अंदर जाने के लिए कहा, जहां पर दिव्यंका बेसुध हालत में पड़ी हुई थी, क्योंकि उसके साथ बुरी तरह से ज्यादती की गई थी। चारों प्रोफेसर वहां से इतनी सफाई से निकल गए थे और उन्होंने अपनी प्लानिंग के मुताबिक सबसे आखिर में वैन ड्राइवर और गार्ड को इसीलिए भेजा था ताकि उन्होंने जो किया उसका इल्ज़ाम अगर आए भी तो गार्ड और वैन ड्राइवर पर आ जाए। उन दोनों ने भी दिव्यंका के साथ दरिंदगी का आगाज किया था और अपनी हवस पूरी होने के बाद उन लोगों ने उसकी हालत इतनी खराब कर दी थी कि दिव्यंका ना तो चलने काबिल रही थी और ना ही कुछ बोलने काबिल रही थी। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो बुरी तरह से दर्द में कर्राह रही थी। वो भी होश में थी, मगर बार बार बचाओ बचाओ कह रही थी। उसकी आवाज़ अब उसके अंदर घुटकर रहने लगी थी, इसलिए अब उसके मुंह से ज्यादा आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। वो जितना हो सके मदद की गुहार लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं,
कि कमजोरी की हालत में और वक्त के साथ साथ उसकी आवाज अब दबने लगी थी। गार्ड और वैन ड्राइवर भी वहां से दिव्यांका को लेकर अपने अपने निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में उन दोनों को बेसमेंट के दरवाजे से वहां के सफाई कर्मचारियों ने निकलते हुए देख लिया था। उन लोगों ने प्लानिंग बनाई थी कि वो दिव्यांका की हालत खराब करने के बाद वैन ड्राइवर के हाथों से कहीं किसी जंगल में या नदी वगैरह में उसको जिंदा ही कहीं फिकवा देंगे, ताकि वो उनकी हकीकत लोगों को ना बता सके। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनको वहां का सफाई कर्मचारी देख लेगा। उसने देखकर इतनी देर में शोर मचाया। इतनी ही देर में गार्ड और वैन ड्राइवर वहां से भाग गए थे और सफाई कर्मचारियों ने पूरे कॉलेज में शोर मचा दिया। शोर की आवाज सुनकर सब लोगों का ध्यान भटकने लगा था और अपनी अपनी क्लासेस से सारे ही स्टूडेंट निकलकर बाहर आने लगे थे। सफाई कर्मचारियों ने जब दिव्यांका की हालत देखी तो उसे बहुत अफसोस हुआ था। उसने दिव्यांका को उठाया और शोर मचाकर वो सब लोगों को बताने लगा कि उसने गार्ड के साथ एक आदमी को यहाँ से इस लड़की को ले जाते हुए देखा है। वो लोग इस लड़की को यहाँ छोड़कर भाग गए और ये लड़की इसी कॉलेज की स्टूडेंट है, क्योंकि उसने कॉलेज की ड्रेस पहनी हुई थी। तभी कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम, प्रोफेसर, टीचर्स और कुछ स्टूडेंट वहां पर आ गए। मगर स्टूडेंट का ये हादसा देखने के बाद प्रिंसिपल मैडम ने वहां से क्लास में सबको जाने के लिए कहा, क्योंकि प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि इस मामले को यहीं दबा दो। अगर ये मामला ज्यादा उछला तो हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो सकती है। इस तरह ये बात कुछ स्टूडेंट के सामने आ गई थी, तो कुछ स्टूडेंट अभी भी अनजान थे कि आखिर कॉलेज में हुआ क्या है और हंगामा किस बात का हो रहा है। सबके होश तो तब उड़े थे जब दिव्यांका को स्ट्रेचर पर लिटाकर बेसमेंट से निकाला गया था। हम सब लोगों की नजरें क्लास के गेट और विंडो पर लगी हुई थी, क्योंकि हम लोग भी तो जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ। हम लोगों को क्लास से निकलने के लिए सख्ती से मना किया गया था। सोनाक्षी के दिल में अभी भी यही चल रहा था कि दिव्यांका कहाँ गई है, वो अभी तक क्लासरूम के अंदर आई क्यों नहीं। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि इतनी ही देर में स्ट्रेचर पर लेटी हुई दिव्यांका सारे स्टूडेंट को दिखाई दे गई। वो बुरी तरह से डर से कांप रही थी, धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रही थी। वो आधी बेहोशी में थी तो आधी होश में थी। उसका हाथ स्ट्रेचर से लटक रहा था। सोनाक्षी ये सब देखकर जोर जोर से चीख कर रोने लगी और दिव्यांका क्या हुआ तुम्हें, ये कहती हुई उसके पास जाने वाली थी, जब टीचर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा कि खबरदार, अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की तो चलो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उन्होंने सबसे खामोश रहने के लिए कहा था और पढ़ाने की कोशिश कर रही थी ताकि हम सबका ध्यान पढ़ाई की तरफ बढ़ सके। लेकिन ये सब देखकर हमारे होश उड़ गए थे कि आखिर दिव्यांका के साथ ये क्या हुआ, उसकी हालत ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। मगर अब हम लोगों की समझ आया था कि जो धीमी धीमी चीखें हमें आ रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि दिव्यांका की थी। मगर वो क्यों चीख रही थी? उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी, या किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया? ये सारे सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे थे। दिव्यांका को अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। उस दिन कॉलेज की जल्दी छुट्टी कर दी गई थी और सारे ही स्टूडेंट से जल्दी जल्दी कॉलेज से बाहर निकलने के लिए कहा गया था, क्योंकि किसी भी तरीके से प्रिंसिपल मैडम को कॉलेज खाली चाहिए था। वो नहीं चाहती थी कि कॉलेज में किसी भी तरह का हंगामा हो। हम सब लोग अपने घर आ गए थे। सोनाक्षी जो अपने घर आई थी और उसके दिमाग में अभी भी यही था कि दिव्यांका के साथ आखिर हुआ क्या। उसने दिव्यांका के घर के नंबर पर कॉल लगाई। वो उनसे ये पूछना चाहती थी कि दिव्यांका के साथ कॉलेज में जो हुआ वो उसके पेरेंट्स को पता है या नहीं। मगर कॉल करने के बाद दिव्यांका के पेरेंट्स ने बताया कि उन्हें सब कुछ पता है। सोनाक्षी भागते हुए अस्पताल गई। उसने अपनी मम्मी को भी ये सब बता दिया था। वो जब अपनी मम्मी के साथ अस्पताल पहुंची तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि अस्पताल में दिव्यांका का पूरा ही परिवार है और वो लोग बुरी तरह से रो रहे हैं। उन लोगों ने झट से सोनाक्षी से सवाल किया कि बेटा बताओ, दिव्यांका के साथ कॉलेज में क्या हुआ? तुम तो सब जानती हो ना, वो आज कॉलेज गई थी ना। सोनाक्षी कहने लगी कि आंटी, मैं तो खुद ये सब पूछने के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। उस समय हम लोग क्लासेस ज्वाइन करने में बिजी थे। दिव्यांका को प्रोफेसर शुक्ला ने बुलाया था, क्योंकि वो उसे किसी न किसी बात के बारे में समझाते रहते थे। हमेशा ऐसा होता था कि वो उसे बुलाते रहते। लगभग 2 घंटे गुजर गए थे, मगर दिव्यांका का कोई अता पता नहीं था। इसी दौरान किसी की धीमी धीमी चीखों की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद हमने देखा कि दिव्यांका स्ट्रेचर पर लेटी हुई आ रही है। हमें दिव्यांका से मिलने नहीं दिया गया। जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी को क्लासरूम में बंद कर दिया गया था।
उन्हें क्लासरूम से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी और फिर उन लोगों ने उसे यहाँ अस्पताल में एडमिट करवा दिया। दिव्यांका की माँ का तो रो रोकर बुरा हाल हो रहा था, जबकि उसकी भाभी ने रोते हुए सोनाक्षी को पूरी बात बताई कि दिव्यांका के साथ गलत हुआ है और उसके साथ गलत करने वाला कोई एक इंसान नहीं बल्कि कई लोगों ने उसके साथ बड़ी बेरहमी से ज्यादती की है। वो सुनकर तो जैसे सोनाक्षी के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो ये बात नहीं जानती थी कि उसी के कॉलेज में उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा हो सकता है। आखिर ये सब किसने किया था? उसका ध्यान तभी प्रोफेसर शुक्ला पर चला गया और उसने उन लोगों को बताया था कि जरूर ये सब प्रोफेसर शुक्ला ने किया होगा, क्योंकि वो हमेशा दिव्यांका से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करते थे। दिव्यांका के पेरेंट्स उससे मिलना चाहते थे, मगर ये केस अब पुलिस केस बन गया था। पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को सब कुछ बता दिया था। अब पुलिस कॉलेज जाकर सारे एविडेंस इकट्ठा करना चाहती थी, मगर कॉलेज जाने के बाद तो पता चला कि वहां से सारे ही एविडेंस रिमूव कर दिए गए हैं। बेसमेंट में कैमरे लगे हुए थे। जरूर दिव्यांका के साथ जो जो हुआ है वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई थी। वहां के कैमरे को बंद कर दिया गया था। सारे स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए थे। टाइम से पहले ही कॉलेज की छुट्टी कर दी गई थी। पुलिस ने जब कॉलेज स्टाफ से जल्दी छुट्टी करने का रीजन पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे की तबीयत बिगड़ गई थी। इसकी तबीयत इतनी नाजुक थी कि उन्हें वक्त से पहले स्टूडेंट को घर भेजना था कि कहीं किसी स्टूडेंट की इस बच्चे की हालत को देखकर तबीयत न बिगड़ जाए। फिर पुलिस ने बताया कि उन लोगों को इस बच्ची के बारे में सब कुछ पता है कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है। इसकी मेडिकल रिपोर्ट करवाई गई है। मेडिकल रिपोर्ट आने में अभी टाइम था, जिससे ये पता चल सकता था कि सच में दिव्यांका के साथ गलत हुआ है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो ये बात क्लियर कर चुके थे कि दिव्यांका के साथ गलत हुआ है और एक या दो लोगों ने नहीं बल्कि 2 से ज्यादा लोगों ने उसके साथ गलत किया है। कॉलेज की रेपुटेशन खराब न हो इसलिए वहां के पूरे स्टाफ ने मिलकर ऐसी शातिर प्लानिंग बनाई थी कि कोई भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। वो सफाई कर्मचारी जिसने वैन ड्राइवर और गार्ड को वहां से भागते हुए देखा था, वो भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। जो इस केस का चश्मदीद गवाह था उसको खामोश कराने की पूरी कोशिश की गई थी। फिलहाल हम लोग दिव्यांका की सलामती की दुआ कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए और पुलिस को अपना ठीक बयान दे दे, मगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस दौरान कॉलेज को सील कर दिया था, क्योंकि वो कॉलेज में अब स्टूडेंट का आना जाना इस केस के दौरान नहीं कर सकते थे। सारे ही स्टूडेंट बड़े परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। जितना हो सके इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। अब दिव्यांका की मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें ये बात क्लियर साबित हो गई थी कि उसके साथ गलत हुआ है। वो मेडिकल रिपोर्ट जब पुलिस के हाथ में आई तो उस हिसाब से पुलिस ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि उसके साथ ये गलत किया किसने था और इसमें कितने लोग शामिल थे और वो लोग कहाँ हैं। पुलिस अपने काम में जुट गई थी, लेकिन ये कॉलेज बहुत अमीर आदमी का था। वो हर तरह से इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसने पुलिस वालों को भी खरीद लिया था और इस तरह पुलिस खामोश होकर बैठ गई। दिव्यांका के पेरेंट्स इस बात पर आवाज उठाते तो उन लोगों को भी फोन कॉल्स के जरिए धमकी दी गई थी कि हम आप लोगों का जीना दुश्वार कर देंगे अगर आपने अपनी बेटी की कोई भी बात किसी को बताने की कोशिश की या हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की, क्योंकि कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर, टीचर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर सभी ही लोग अमीर थे, इसलिए उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दिव्यांका के पेरेंट्स और उसकी पूरी फैमिली खामोश होकर बैठ गई थी। लेकिन जब कॉलेज के कुछ चश्मदीद गवाह स्टूडेंट जिन्होंने दिव्यांका की हालत को खुद अपनी आंखों से देखा था, तो उन्होंने इस बात पर आवाज उठाई कि दिव्यांका के केस को बंद क्यों किया गया है। दिव्यांका के मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। आखिरकार वो सारे स्टूडेंट भी उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। कल को अगर उनमें से किसी के साथ ये सब कुछ होता है तो फिर उनके साथ हुए हादसे को भी इसी तरह से छुपा दिया जाएगा। कॉलेज में हजारों की तादाद में स्टूडेंट हैं। सारे ही स्टूडेंट ने एक एक करके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सोनाक्षी जो दिव्यांका की दोस्त थी और अब वो भी ये सब कुछ जान गई थी, वो पुलिस को अपना ये बयान देना चाहती थी कि प्रोफेसर शुक्ला ने उसे उस दिन बात करने के लिए बुलाया था। उसके बाद से ही उसकी हालत ऐसी हुई थी। मगर जब उसने प्रोटेस्ट किया और पुलिस को अपना बयान दिया तो पुलिस ने उसके बयान पर कोई खास रिएक्शन नहीं लिया।
सोनाक्षी ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब कॉलेज की प्रिंसिपल को पता चला कि प्रोटेस्ट में सबसे आगे सोनाक्षी है, जो कि दिव्यंका की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, तो सोनाक्षी को फोन पर धमकी भरे कॉल्स आने लगे। एक कॉल जो खुद प्रिंसिपल मैडम ने उसे किया था और वो उससे बात करते समय कह रही थी कि तुम हमारे कॉलेज को बेवजह बदनाम कर रही हो, तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर तुमने हमारे कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश की तो तुम्हें हमारे कॉलेज में क्या, तुम्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे फ्यूचर के थ्रू समझाना चाहते हैं कि वो बच्ची मर चुकी है और उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। वो पहले से ही कैरेक्टरलेस थी। कॉलेज के मेल टीचर्स पर उसकी हमेशा नियत रहती थी। उन पर वो अपनी गंदी नज़र रखती थी। उनको अपनी बातों में, अपनी खूबसूरत अदाओं में फंसाने की कोशिश करती थी। वो लोग उसकी बातों में नहीं आए तो उसने उन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए ये सब कुछ किया। तभी सोनाक्षी ने कहा कि मगर मैडम, उसकी जैसी हालत हमने देखी है, वो तो झूठी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि उसकी हालत किसी और ने ऐसी की है। वो शख्स हमारे कॉलेज से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हमारे कॉलेज को बदनाम ना किया जाए। उसकी तबीयत पहले ही खराब हो रही थी और वो इस दौरान कॉलेज आई। उसकी तबीयत बेसमेंट में जाने के बाद बिगड़ी और वो बेहोश हो गई और फिर उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। तुम ज्यादा इस मामले में घुसने की कोशिश ना करो तो बेहतर होगा, इससे पहले तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाए। तुम अपना फ्यूचर देखो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये केस बंद हो चुका है। अगर तुम लोग प्रोटेस्ट ना करो तो कॉलेज में शांति फैली रहेगी और पढ़ाई भी दोबारा से शुरू हो जाएगी। दिव्यंका ने उस समय प्रिंसिपल मैडम की कॉल कट कर दी थी और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दी थी, जिसे कॉलेज के सारे ही स्टूडेंट्स ने सुना था। ये सब सुनकर तो कॉलेज के सारे ही स्टूडेंट्स आग बबूला हो गए। उन सबको बहुत गुस्सा आया कि दिव्यंका के साथ गलत हुआ। हालांकि प्रिंसिपल मैडम का कहना यह भी था कि दिव्यंका की तबीयत खराब थी और इसी दौरान वो कॉलेज आई थी। बेसमेंट में उसकी तबीयत बिगड़ी, इसीलिए वो बेहोश हो गई। यही वजह थी कि उसे स्ट्रेचर पर ले जाया गया। लेकिन दिव्यंका की तो कोई तबीयत खराब ही नहीं थी। उन्होंने ये बात साफ जाहिर की कि उसकी तबीयत खराब थी। पिछले 2 दिन पहले भी वो कॉलेज नहीं आई थी, उसने छुट्टी की थी। इससे साफ जाहिर होता है कि उसने तबीयत खराब के लिए ही अपनी छुट्टी की थी। ये सारी मनगढ़ंत बातें ये लोग अपने पास से बना रहे थे। सोनाक्षी, जो कि दिव्यंका की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जानती थी, इसलिए वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसके साथ ये सब कुछ पहले हो चुका है और कॉलेज आने के बाद ये सब होना एक इत्तेफाक था। कॉलेज में जितने भी सबूत थे वो सारे सबूत तो वहाँ के स्टाफ ने डिलीट कर दिए थे ताकि उनके कॉलेज की बदनामी ना हो, मगर स्टूडेंट खामोश होने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि दिव्यंका की कैसी हालत थी। वो सुबह के टाइम बिल्कुल ठीक कॉलेज में आई थी, मगर इतने सारे स्टूडेंट की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। सारे ही स्टूडेंट्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया। हजारों की तादाद में स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए थे। सबसे पहले सोनाक्षी की आवाज़ उठाने की वजह से दिव्यंका के पूरे क्लास को रस्टिकेट कर दिया गया और ना जाने ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिनका नाम कॉलेज से काट दिया गया था। इस बात पर स्टूडेंट और ज़्यादा भड़क रहे थे कि पुलिस ने दिव्यंका का साथ क्यों छोड़ा। पुलिस को उसे इंसाफ दिलाना चाहिए था। हमारा कानून भी हमारा साथ वहां पर नहीं देता जहां पर अमीर लोग उन्हें पैसे खिलाकर खामोश करवा देते हैं। सफाई कर्मचारी को तो पूरी तरह से खामोश कर दिया गया था, जो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसने 2 लोगों को देखा था। पुलिस भी ये बात जानती थी कि दिव्यंका के साथ गलत हुआ है। हर कोई खामोश था। तभी तो कॉलेज के सारे ही स्टूडेंट का गुस्सा बढ़ गया था। सोशल मीडिया पर भी ये केस खूब वायरल हुआ। प्रोटेस्ट करने के दौरान एक लड़की की गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया तो कुछ लोगों ने उसका वीडियो बना लिया और आम कर दिया कि यही वो लड़की है जिसके साथ गलत हुआ है। जैसे भी सही, मगर कॉलेज मैनेजमेंट ने जितनी भी कोशिश कर ली हो उनकी बदनामी ना हो, लेकिन उन लोगों की काफ़ी बदनामी हो रही थी। बस फ़र्क इतना था कि दिव्यंका को इंसाफ नहीं मिल रहा था। काफ़ी समय तक तो उसके घर वाले भी खामोश रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हज़ारों की तादाद में कॉलेज के स्टूडेंट उनकी बेटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी और वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हर स्टूडेंट को धमकी दी गई थी कि वो लोग ये प्रोटेस्ट बंद कर दें वरना अच्छा नहीं होगा। कॉलेज की तो अच्छी खासी बदनामी हो चुकी थी और वैसे भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद कौन चाहेगा कि इस कॉलेज में दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करे। सारे स्टूडेंट एकजुट होकर दिव्यंका को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आवाज़ों को लगातार दबाया जा रहा था, उनके साथ मारपीट की जा रही थी।
पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करने का हुक्म दे दिया गया था। उसमें अगर जवान लड़के मौजूद थे तो जवान लड़कियां भी मौजूद थी। उनके साथ सबके सामने मारपीट की जा रही थी। हमारा कानून कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि और इंसाफ दिलाने वाले लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। और फिर कुछ दिनों के बाद ही सही, मगर ना जाने कहां से ये बात सामने आ गई थी कि सफाई कर्मचारी ने अपना पुलिस को बयान दे दिया। उसने ये बात बता दी कि उसने कॉलेज के गार्ड को और एक और आदमी को देखा था उसे बेसमेंट से भागते हुए। उस दूसरे आदमी के बारे में भी पता चल गया था कि वो वैन ड्राइवर था और वो ड्राइवर दिव्यंका का वैन ड्राइवर था। मगर इसमें कॉलेज के कुछ टीचर्स भी मौजूद थे। ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आ रही थी। कॉलेज मैनेजमेंट ने अपने बयान में ये बात कही थी कि गार्ड एक हफ्ते से छुट्टी पर था, वो अपने गांव गया हुआ था। उसकी ज़मीनों की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। इस दौरान कॉलेज में गार्ड मौजूद ही नहीं था, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। रही वैन ड्राइवर की बात, तो वैन ड्राइवर के साथ भी इस लड़की का अफेयर चल रहा था। वैन ड्राइवर को भी गायब कर दिया गया था। आखिरकार कॉलेज मैनेजमेंट इस केस से रिलेटेड कितने आरोपियों को छुपाने की कोशिश करेगा। एक न एक दिन सच दुनिया के सामने आना ही है, लेकिन वो लोग भी अपनी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि अपने आरोपियों को दुनिया के सामने ना आने दे। अगर वो लोग आरोपियों को जानते हैं, अगर वो उन आरोपियों को जानते हैं, तो उन्हें उन आरोपियों को दुनिया के सामने लाना चाहिए। आखिरकार उन्हें ये सोचना चाहिए कि जैसा दिव्यांका के साथ हुआ, ऐसा उनकी बहन बेटी के साथ ना हो। और उन्हें आरोपियों को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब लोगों के सामने आरोपियों को लेकर आना चाहिए। उन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस उन्हें जो चाहे सजा दे। दुनिया वालों को पता चले कि एक कॉलेज ऐसा है जहां पर एक लड़की के साथ गलत किया गया, तो वहां के कॉलेज मैनेजमेंट ने आरोपियों को इतनी कड़ी सजा दी कि दोबारा से कोई भी आरोपी किसी भी लड़की के साथ ऐसा गलत ना करे। और हमारे कॉलेज में सारी ही लड़कियां सेफ रहेंगी। इस तरह लड़कियों को प्रोटेक्शन मिलेगा, हिम्मत मिलेगी और पेरेंट्स भी इस बात से बेफिक्र रहेंगे कि हमारी बेटियों को कॉलेज में उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। ऐसा करके तो कॉलेज मैनेजमेंट अपना और ज़्यादा नुकसान कर रही थी। दिव्यांका के पेरेंट्स भी चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, मगर कोई भी उनकी बेटी को इंसाफ नहीं दिला रहा। हालांकि प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे नेता, एमएलए वगैरह स्टूडेंट्स को तसल्ली देने के लिए आ रहे हैं, मगर कोई उनका साथ नहीं दे रहा। सब लोग आते हैं, स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको तसल्ली देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो सका। उधर सियासत में भी ये लोग अपना बोलबाला कर रहे हैं। आपस में नेता एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। हर तरफ इस केस से रिलेटेड बातें फैली हुई थी। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। न्यूज़ रिपोर्टर आकर सारे स्टूडेंट से इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपनी अपनी न्यूज़ टीवी चैनल पर चलाते हैं। बल्कि कुछ टीवी चैनल रिपोर्टर्स को भी खरीद लिया गया था, जो वहां जाकर स्टूडेंट्स को अलग अलग सवाल करके उन्हें तंग कर रहे थे। ये केस अब तक का एक ऐसा केस साबित हुआ था जिसमें एक मासूम और बेगुनाह लड़की को इंसाफ न मिलने की उम्मीद है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग दिव्यांका की ये दरिंदगी भरी कहानी सुनने के बाद अपनी क्या राय देते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को लगता है कि क्या दिव्यांका को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जो असल आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो लोग उसे इंसाफ दिलवाना चाहते हैं उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। उनका फ्यूचर बर्बाद कर देने की उन्हें धमकियां खुलेआम मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा पुलिस प्रशासन खामोश बैठा है। जिन नेताओं को हमारी मदद करनी चाहिए वो अपनी सियासत को इस केस के बीच में डालकर अपनी सियासत को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि उस मासूम लड़की को इंसाफ दिलवा रहे हैं। हर इंसान आज के दौर में अपना मतलब पूरा करता है। ये बात दिव्यांका के केस से साफ साबित होती है। कॉलेज मैनेजमेंट के जितने भी लोग इस काम में शामिल हैं उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप लोग भी हमारे साथ साथ दिव्यांका के लिए सपोर्ट करें, उसे इंसाफ दिलवाने के लिए हमें अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।